फ्रेंड्स, इतिहास से संबंधित हम प्रैक्टिस पेपर लेके आए हैं। आज हम पढ़ेंगे कर्नाटक युद्ध के प्रथम, द्वितीय और तृतीय युद्ध के बारे में। ठीक है, पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था 1740 से 1748 के बीच, 1751 से 1753 और 1758 से 1763। तो इसका आंसर क्या सही होगा? तो कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध हुआ था वह हुआ था कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था 1740 से 1748 के बीच में। ठीक है, कर्नाटक का ये प्रथम युद्ध हुआ था। कर्नाटक का द्वितीय का युद्ध कब हुआ था? तो 1751 से 1755 के बीच हुआ था। और कर्नाटक का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो 1758 से 1763 के बीच। ये कर्नाटक का प्रथम युद्ध, ये कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, ये कर्नाटक का तृतीय युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1740 से 48। और ये हुआ था कब? 1751 से 55। और ये हुआ था 1758 से 63 तक। ये 3 कर्नाटक के युद्ध हुए थे। ठीक है, अब बात पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय फ्रांस का गवर्नर कौन था? डुप्ले था कि मार्श था कि लेब्डोर्ने था या महफूज खां था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय फ्रांस का गवर्नर कौन था? डुप्ले था। ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय फ्रांस का गवर्नर कौन था? डुप्ले था। ये हम जान लिए। बात यहाँ पे एक होती है कि कर्नाटक युद्ध जो हुआ था, कि हम तो कर्नाटक नाम कर्नाटक कहाँ पे है? कर्नाटक इंडिया में है। ठीक है, कर्नाटक जो है वह इंडिया में है। तो जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध हुआ था, ये किसके लिए हुआ था? तो नाम से हम समझेंगे कि भारत में जो राजा थे उनके बीच में हुआ था। लेकिन कर्नाटक का जो युद्ध हुआ था वो फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था। ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। ठीक है, तीनों युद्ध हुआ था, फ्रांस के लिए और अंग्रेज़ों के लिए हुआ था। ठीक है, तो कर्नाटक का पहला युद्ध हुआ था। तो कर्नाटक का जो पहला युद्ध हुआ था किसके किसके बीच में हुआ था? तो कर्नाटक का जो पहला युद्ध हुआ था फ्रांस और अंग्रेज के बीच में हुआ था। क्यों हुआ था? इसके पीछे होने का रीज़न क्या था? कर्नाटक का पहला युद्ध, कर्नाटक का पहला युद्ध होने के पीछे रीज़न था कि ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष चल रहा था। किसके लिए? उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष चल रहा था। तो उसी संघर्ष को लेकर यहाँ भी लड़ाइयाँ हो गई। प्रत्यक्ष रूप से कर्नाटक के नवाब के पद पर उत्तराधिकार का संघर्ष दृष्टिगोचर हो रहा था, परंतु अगर अप्रत्यक्ष रूप से बात करें तो इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियाँ आपस में लड़ रही थी यहाँ पे। ठीक है, 1740 में इसका तात्कालिक कारण बताया जाएगा कर्नाटक के युद्ध का। तो 1740 में ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, उसी समय युद्ध का प्रभाव से अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों पर देखने को मिलता है। ठीक है, उस समय अंग्रेज का मद्रास का गवर्नर कौन था? अभी तो हमने पढ़ा कि जब कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था तो उस समय फ्रांस का गवर्नर कौन था? फ्रांस का गवर्नर डुप्ले था। कौन था? डुप्ले था फ्रांस का गवर्नर। मार्श जो था यह किसका गवर्नर था? ये अंग्रेज का गवर्नर था। ठीक है, अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर कौन था? मार्श था। और डुप्ले था फ्रांस की गवर्नर का। ठीक है, डुप्ले क्या कर रहा है कि उस समय वह कूटनीति का सहारा ले रहा था। ठीक है, किससे? डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से निवेदन किया। ठीक है, क्या निवेदन करता है? वह निवेदन करता है कर्नाटक के नवाब से। कर्नाटक के नवाब कौन था उस समय? अनवरुद्दीन था। अनवरुद्दीन से डुप्ले क्या करता? निवेदन करता है कि आप युद्ध मत लड़ना। ठीक है, और इससे पहले जो अनवरुद्दीन था वो पहले ही अंग्रेज़ों के गवर्नर मार्श से भी यह प्रस्ताव पारित कर लिया था कि वो युद्ध नहीं लड़ेगा। डुप्ले क्या करता है कि यहाँ पे कूटनीति खेलता है। कौन? डुप्ले कूटनीति क्या खेलता है कि वह आरंभ में अंग्रेज़ों को शांत करने का प्रयास करता है। एक घटना घटती है सितंबर 1900, कब घटती है? सितंबर 1746 में। ठीक है, 1746 में मॉरिशस के गवर्नर लोबेदोर्नो से, ये जो ऑप्शन में लोबेदोर्नो दिया है इससे 1746 में ये जो कहाँ का गवर्नर था? मॉरिशस का गवर्नर था। ठीक है, तो इससे क्या करता है डुप्ले?
सहायता से मद्रास को अपने अधिकार में ले लेता है। ठीक है, इसी बीच जब 1746 में मद्रास को अपने अधिकार में ले लेता है और मद्रास का गवर्नर किसके अंतर्गत था? अंग्रेजों के गवर्नर में। ठीक है, तो इससे जब मद्रास को ले लेता है तो क्या करता है फिर ये लबदुर्ने का और डुप्ले का क्या होता है? संघर्ष अरे क्या बोलते हैं, संबंध खराब हो जाता है और मद्रास किसके हिस्से में चला जाता है? अंग्रेजों के हिस्से में चला जाता है। कुछ समय बाद जब लोबदुर्ने जो था ये चला जाता है, अंग्रेज़ों को क्या करता है? 4 लाख पाउंड की रिश्वत देकर मद्रास को अंग्रेज़ों को सौंप देता है। कितना? 4 लाख पाउंड रिश्वत देता है। 4 लाख पाउंड रिश्वत देकर अंग्रेज़ों को सौंप देता है। लेकिन जब लोबदुर्ने चला जाता है, मॉरिशस वापस जाता है, तो डुप्ले फिर से मद्रास पे कब्जा कर लेता है। इसी समय डुप्ले क्या करता है? एक नई रणनीति चलता है। डुप्ले क्या करता है कि कर्नाटक के नवाब से एक समझौता करता है और आश्वासन देता है मनोरुद्दीन को। आश्वासन क्या देता है कि मद्रास के जीतने के बाद वह उसे सौंप देगा। लेकिन परंतु उसने क्या किया? डुप्ले ने ऐसा काम ही नहीं किया, उसने मद्रास को नहीं सौंपा। इससे क्रुद्ध होकर अनरुद्दीन का पुत्र महफूज खां, ठीक है, अनरुद्दीन का पुत्र जो था महफूज खां, वो क्या करता है? महफूज खां यह करता है कि अपनी विशाल सेना से लेकर फ्रांसीसियों पर आक्रमण कर देता है। ठीक है, और फ्रांसीसी सेना ने अडयार के समीप क्या करता है? अडयार के समीप फ्रांसीसी सेना महफूज खां को वहाँ पे हरा देती है। ठीक है, इस तरह मद्रास पर नवाब की सेना विजय से फ्रांसीसियों की महत्वाकांक्षा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसके बाद क्या होता है कि पांडिचेरी के दक्षिण में स्थित अंग्रेज़ों की एक अन्य बस्ती रहती है। पांडिचेरी के दक्षिण में स्थित फोर्ट सेंट डेविड, कौन सी बस्ती है? फोर्ट सेंट डेविड नाम की एक बस्ती है। इस पे फ्रांसीसी क्या करते हैं? अधिकार जमाने का प्रयास करते हैं, लेकिन यहाँ पे 150 वर्षों तक संघर्ष चलता रहता है और इस पे कोई उनका अधिकार नहीं हो पाता है। ठीक है, इसी सब बीच क्या होता है कि जब यह अंग्रेज़ों के फोर्ट सेंट डेविड पर आक्रमण का बात चल रही थी, तो इसी समय क्या होता है कि अंग्रेज़ों की एक सेना यहाँ पे पहुँच आती है उसकी सहायता के लिए। ठीक है, और इस तरह उन्होंने पांडिचेरी पर घेरा डाल देते हैं और यहाँ पर भी क्या होता है कि अंग्रेज़ असफल रहते हैं, वो अपना अधिकार नहीं जमा पाते हैं और इस तरह से उनको सेंट डेविस से वापस आना पड़ जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसियों ने महफूज खां को कहाँ पे हराया था? तो फ्रांसीसियों ने महफूज खां को अडयार के समीप हराया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किस तरह समाप्त हुआ था? एक्सलापेल की संधि के द्वारा, पांडिचेरी की संधि से, फ्रांस विजय के संबंधित से या इंग्लैंड विजय से? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था एक्सलापेल की संधि से। और एक्सलापेल की संधि कब हुई थी? एक्सलापेल की संधि 1748 ईस्वी में हुई थी। इस संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त घोषित कर दिया गया था। ठीक है, और ये किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच एक्सलापेल की संधि हुई थी। अगला प्रश्न है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का परिणाम क्या रहा? तो पहला कह रहा है कि भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा बल्कि उसकी कमजोरी सामने आई। दूसरा है कि फ्रांस को फिर से लुइसबर्ग दे दिया गया और अंग्रेज़ को फिर से मद्रास दे दिया गया। ना तो फ्रांस को कोई फ़ायदा हुआ ना अंग्रेज़ को कोई फ़ायदा हुआ, इनमें से सभी सही है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो परिणाम रहा था, ये चारों ऑप्शन सही हैं कि भारत पर कोई इसका राजनीतिक प्रभाव नहीं पड़ा और भारत की कमजोरी मालूम हो गई इनको कि भारत के पास कोई नौसैनिक नहीं है और इस पर हम कब्जा जमा सकते हैं। फ्रांस को जो अमेरिका का लुइसबर्ग था उसको सौंप दिया गया जो अंग्रेज़ों के अंडर में गया था। अंग्रेज़ों को मद्रास दे दिया गया था जिस पे फ्रांसीसी ने कब्जा कर लिया था। ना तो फ्रांस को कोई नया फ़ायदा हुआ ना अंग्रेज़ों को कोई फ़ायदा हुआ। कर्नाटक की पहली लड़ाई समाप्त हो गई। ठीक है, आखिरी प्रश्न है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय इंग्लैंड का सेनापति कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक, अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न कह रहा है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था? कर्नाटक में हैदराबाद के निजाम एवं मराठों के हस्तक्षेप से, अंग्रेज और फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध का कारण, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी का युद्ध, इनमें से
कोई नहीं। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था कि कर्नाटक में हैदराबाद के निजाम एवं मराठों के हस्तक्षेप से जो घटना घटी थी वो क्या कारण बनता है, तो कर्नाटक के द्वितीय युद्ध का कारण बनता है। उत्तराधिकारी के लिए यहाँ भी संघर्ष शुरू हो गया था, ठीक है, क्योंकि उस समय जो हैदराबाद के निजाम थे आसफ जाह निजामुल मुल्क का देहावसान हो गया था। उस समय मुजफ्फर जंग और नासिर जंग के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध शुरू हो गया था। तो उस समय और अन्य क्षेत्रों में भी उत्तराधिकारी के लिए युद्ध प्रारंभ हुआ था। इसी का फ़ायदा उठाने के लिए अंग्रेज और फ्रांसीसी जो थे एक दूसरे का समर्थन करते हुए लड़ाई शुरू की। तो उसी समय द्वितीय कर्नाटक का युद्ध शुरू होता है। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध शुरू होता है। द्वितीय कर्नाटक का युद्ध शुरू नहीं होता है, प्रश्न ही गलत लिखा हुआ है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध या द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो भी हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि तंजौर में उत्तराधिकारी के लिए युद्ध कब शुरू हुआ था। बात यहाँ पे करते हैं, पहला प्रश्न कंप्लीट नहीं हुआ। पहला प्रश्न में बात करेंगे तो जो आक्रमण शुरू हुआ था वो किसके किसके बीच शुरू हुआ था, तो कर्नाटक में हैदराबाद के निजाम और मराठों का जो हस्तक्षेप शुरू हुआ था। तो बात की जाती है कि 1748 ईस्वी में क्या होता है, 1748 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम आसफ जाह निजामुल मुल्क का देहावसान हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। उनके मृत्यु होने के बाद निजामुल मुल्क का पुत्र था मुजफ्फर जंग। कौन था, मुजफ्फर जंग उनका पुत्र था। किसका, मुजफ्फर जंग पुत्र था आसफ जाह निजामुल मुल्क का, और तथा नासिर जंग के बीच उत्तराधिकार शुरू हो गया था, ठीक है। उनके पुत्र मुजफ्फर जंग और नासिर जंग के बीच उत्तराधिकार के लिए संघर्ष शुरू हो गया। ठीक उसी समय कर्नाटक में यानी 1748 में ही कर्नाटक में भी इसी प्रकार का संघर्ष शुरू हो गया। कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन तथा भूतपूर्व नवाब दोस्त अली के दामाद चंदा साहब, ठीक है। किसके साथ, अली, जो भूतपूर्व नवाब का दोस्त अली के दामाद था चंदा साहब, इसके बीच संघर्ष शुरू हो जाता है। हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकारी के युद्ध में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों ने खुलकर भाग लिया इसमें, ठीक है। अंग्रेज़ों ने जो साथ दिया था, ठीक है, अंग्रेज़ों ने किसका किसका साथ दिया, जो कर्नाटक का, एक तरफ ये कर्नाटक हो गया, लिख देते हैं, ये कर्नाटक है इधर, और इधर क्या है, हैदराबाद है, ठीक है। तो इधर हैदराबाद में निजामुल मुल्क था आसफ जाह, उसकी मृत्यु हो जाती है। इसका बेटा कौन था, एक था मुजफ्फर जंग, कौन था, एक था मुजफ्फर जंग और एक कौन था, नासिर जंग, ठीक है, नासिर जंग था। और इधर कर्नाटक में कौन था, तो अनवरुद्दीन था और एक कौन था, चंदा साहब थे। चंदा साहब कौन था, तो भूतपूर्व नवाब का दोस्त अली के दामाद था चंदा साहब। ये भी संघर्ष शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अंग्रेज़ों ने हैदराबाद के नाजिर जंग का, ठीक है, अंग्रेज़ों ने किसका दिया, हैदराबाद के नाजिर का समर्थन कौन कर रहा, अंग्रेज कर रहा है नाजिर जंग का, ठीक है। नासिर जंग का समर्थन कौन कर रहा, अंग्रेज कर रहे हैं, ठीक। और फ्रांसीसी जो थे वह कर्नाटक में चंदा साहब का, ये इसका समर्थन कर रहा था, फ्रांसीसी कर रहे थे, ठीक है। और दूसरी तरफ हैदराबाद में मुजफ्फर जंग का समर्थन कौन कर रहा था, तो फ्रांसीसी कर रहे थे, ये हो गया। और अनवरुद्दीन का समर्थन कौन कर रहा है, अंग्रेज कर रहे हैं, और नासिर जंग का समर्थन अंग्रेज कर रहे हैं। तो कर्नाटक के जो अनवरुद्दीन है चंदा साहब, ये हम लिख के इसको चीज़ को समझ लेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, इसमें क्या होता है इसके बाद ये होता है कि इस कारण ये दोनों यूरोपीय शक्तियाँ आपस में एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देती हैं यहाँ पे, ठीक है। इसी समय क्या होता है कि फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले चंदा साहब तथा मुजफ्फर जंग से संधि करने के पश्चात अपने समर्थकों को सत्तासीन करने का प्रयास करता है। डुप्ले ने इन दोनों की सहायता से कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन पर आक्रमण कर दिया। अगला प्रश्न क्या है कि तंजौर में उत्तराधिकार के लिए युद्ध कब शुरू हुआ, 1749 में, 1750 में, 1751 में, 1755 में।
तो तंजौर में उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हुआ था 1749 ईस्वी में। ठीक है, उसी समय क्या 1748 में कर्नाटक और अहमदाबाद में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष शुरू होता है, और 1749 में कहाँ पे शुरू होता है, तो तंजौर में 1749 में उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो जाता है। इस युद्ध में अंग्रेज़ों ने क्या किया कि तंजौर का जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध में अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने तंजौर के उत्तराधिकार पर कब्जा करने के लिए, इस युद्ध में भाग लेने के लिए देवी कोटाई नामक क्षेत्र पे, कहाँ पे, देवी कोटाई नामक क्षेत्र पे कब्जा जमा लिया। ठीक है, किस पे, देवी कोटाई नामक क्षेत्र पे कब्जा जमा लिए थे। इससे फ्रांसीसी क्या हो गए, क्षुब्ध हो गए, इससे फ्रांसीसी गुस्सा हो गए, और फ्रांसीसी जब गुस्सा हो जाते हैं तो वे चंदा साहब तथा मुजफ्फर जंग से संधि करने के पश्चात वे क्या करने लगते हैं कि उनकी सहायता करके अनवरुद्दीन पे आक्रमण कर देते हैं। तो जब वो आक्रमण करते हैं तो क्या होता है कि 3 दिसंबर के और 3 अगस्त 1749 को बेल्लोर के निकट 3 अगस्त 1749 को बेल्लोर के निकट क्या होता है कि वहाँ पे अनवरुद्दीन क्या हो जाता है, मारा जाता है, युद्ध में पराजित होता है और मारा भी जाता है। युद्ध क्षेत्र से अनवरुद्दीन का पुत्र जो मोहम्मद अली वो क्या करता है, भाग जाता है वहाँ पर। इस तरह से कर्नाटक पर किसका अधिकार हो जाता है, तो कर्नाटक पर चंदा साहब का अधिकार हो जाता है। ठीक है, किसका अधिकार हो जाता है, तो चंदा साहब का अधिकार हो जाता है। डुप्ले की सहायता से चंदा जो था, डुप्ले की सहायता से खुश होकर चंदा क्या करता है, चंदा साहब पांडिचेरी के निकट विशाल क्षेत्र को डुप्ले को दे देता है। ठीक है, डुप्ले को उपहार स्वरूप दे देता है। ठीक है, अब आगे घटना ये घटती है कि जब अंग्रेज़ देखते हैं कि फ्रांस का कर्नाटक पे कब्जा हो गया था। ठीक है, कहाँ पे, कर्नाटक पे कब्जा हो गया था, तो उस समय अंग्रेज़ क्या करते हैं कि हैदराबाद के नासिरुद्दीन को क्या कहते हैं कि तुम जाके आक्रमण करो, किस पे, कर्नाटक पे जाके आक्रमण करो। ये कब उनके लिए प्रेरित करता है, तो 1750 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने नासिर जंग को भेजते हैं कर्नाटक पर आक्रमण करने के लिए। नासिर जंग ने मुजफ्फर जंग को बंदी बना लिया, और इस समय डुप्ले क्या करता है कि कूटनीतिक चाल खेलता है। नासिर जंग के सैन्य अधिकारियों को प्रलोभन देकर अपने पक्ष में मिला लेता है। इन अधिकारियों ने 1750 ईस्वी में क्या करते हैं कि 1750 ईस्वी में नासिर जंग की हत्या कर देते हैं। ठीक है, नासिर जंग की हत्या कर देते हैं 1750 में, उसी के अधिकारियों में, किसके कहने पर, डुप्ले के कहने पर। मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का नवाब घोषित कर दिया जाता है, यानी कि जब नासिर जंग मर जाता है तो मुजफ्फर जंग को क्या करता है, जो फ्रांसीसियों का समर्थक था, तो मुजफ्फर जंग क्या कर लेता है कि इसको नवाब घोषित कर दिया जाता है। लेकिन मुजफ्फर जंग को पद पर बैठने से पहले ही इसको किसी ने हत्या कर दी थी। ठीक है, जब किसी ने इसकी हत्या कर दी तो इसका भाई, नासिर जंग का छोटा भाई सलाबत जंग हैदराबाद का नवाब बनाया गया। कौन, सलाबत जंग, जो किसका भाई था, नासिर जंग का भाई था। सलाबत जंग ने फ्रांसीसियों को उपहार स्वरूप उत्तरी प्रदेश प्रदान किया था। जब सलाबत जंग को नवाब बना दिया गया तो सलाबत जंग में खुश होकर फ्रांसीसियों को क्या दे दिया, तो उत्तरी प्रदेश को प्रदान कर दिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे पॉइंट में। 1751 में क्या घटना घटती है, 1751 में घटना घटती है कि अंग्रेज़ों की ओर से मद्रास में सैंडर्स को गवर्नर बनाया गया। ठीक है, मद्रास में सैंडर्स को गवर्नर किसका बनाया गया, तो अंग्रेज़ों को। कब बनाया गया, 1751 में। इसने क्या किया कि कर्नाटक में मोहम्मद अली की सहायता के लिए 1751 ईस्वी में अंग्रेज़ी सेना तिरुचिरापल्ली की ओर भेज दी थी। इन परिस्थितियों को देखते हुए फ्रांसीसियों ने भी चंदा साहब को रक्षा के लिए सेना भेज दी। दोनों ओर से सेना भेजे जाने के कारण कर्नाटक जो था वह युद्ध क्षेत्र बन गया। इसी वर्ष तंजावुर और मैसूर के बीच क्या होता है, युद्ध
प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, इसी बीच तंजावुर मैसूर के बीच तथा मराठा सरदार मुरारी राव अंग्रेजों के पक्ष में हो गए, जिससे परिस्थितियां बिगड़ी। इसी समय क्या होता है कि तंजावुर और मैसूर के शासक तथा मराठा सरदार मुरारी राव अंग्रेजों के पक्ष में हो गए थे। यानी तंजौर का जो युद्ध हुआ था उस समय क्या घटना घटती है कि मैसूर का शासक और तंजावुर का शासक और मराठा सरदार मुरारी राव अंग्रेज़ों के साथ मिल जाते हैं। ठीक है, अंग्रेज़ों के साथ मिल जाते हैं तो क्या होता है कि इनकी शक्ति बढ़ जाती है। जब अंग्रेज़ और फ्रांसीसी तिरुचिरापल्ली में घेरा करने लगे, ठीक उसी समय रॉबर्ट क्लाइव ने गवर्नर सैंडर्स को कर्नाटक की राजधानी आरकट पर आक्रमण करने की सलाह दी थी। ठीक है, जब ये लोग घेराबंदी करने लगे थे 1751 में क्या होती है कि 1751 में एक घटना घटती है कि क्लाइव ने आरकट पर विजय प्राप्त कर ली। यानी 1751 में किसने विजय प्राप्त की? तो क्लाइव ने आरकट पर विजय प्राप्त कर ली। कब? 1751 में। जब आरकट विजय प्राप्त कर लेता है तो चंदा साहब को जब इसका समाचार मिलता है तो उसने अपने पुत्र रजा खां के नेतृत्व में एक विशाल सेना आरकट की ओर भेज देता है। जब यह विशाल सेना भेजता है तो किसके नेतृत्व में? रजा खां के नेतृत्व में। ठीक है, जो जाके क्या करता है, क्लाइव को घेर लेता है और उस पर दबाव बनाने लगता है और सफल भी रहता है। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि मेजर लॉरेंस की अध्यक्षता में एक अंग्रेजी सेना क्लाइव की सहायता के लिए पहुंच जाती है। एक अंग्रेजी सेना किसकी सहायता के लिए पहुंच जाती है? तो क्लाइव की सहायता के लिए पहुंच जाती है और रजा खां को विवशतापूर्वक क्या होता है, पीछे हटना पड़ जाता है। ठीक है, जब पीछे हटना पड़ जाता है तो इस तरह से क्या होता है कि आरकाट में जीत हासिल करने के बाद क्लाइव और लॉरेंस ने अपने कदम आगे बढ़ाना शुरू कर दिया और 1751 में ही चंदा साहब तथा फ्रांसीसी कमांडर ला को पराजित कर लिया। यानी फ्रांसीसी कमांडर कौन था? ला को क्या कर लिया गया? पराजित कर दिया गया और तिरुचिरापल्ली पर अधिकार कर लिया। तो तिरुचिरापल्ली पर अधिकार कब कर लिया? 1751 ईस्वी में। किस पर अधिकार कर लिया? तिरुचिरापल्ली पर अधिकार कर लिया और चंदा साहब को तत्काल भागने में सफल रहा, परंतु बाद में चंदा साहब की भी हत्या कर दी जाती है। अंग्रेज़ों ने चंदा साहब की जगह मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बनाया। यानी कि चंदा साहब की जगह अंग्रेज़ों ने किसको नवाब बनाया था? तो मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बनाया। इन विपरीत परिस्थितियों में भी डुप्ले क्या करता है कि चुपचाप लगाए रहता है, वो कुछ बोलता नहीं इस परिस्थिति में भी। ठीक है, इस परिस्थिति में वह चुपचाप लगाए रहता है और शांति से देखते रहता है अपने धैर्य को। डुप्ले क्या करता है कि धीरे धीरे वह शीघ्र ही मराठों और मैसूर के शासकों को अपने पक्ष में ले लिया। डुप्ले ने तंजावुर के शासक को तटस्थ रहने का परामर्श दिया और 1753 ईस्वी में फिर से तिरुचिरापल्ली का घेरा डाला। 1753 ईस्वी में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के जीत का सिलसिला चलता रहा। फ्रांस की सरकार डुप्ले की लगातार संघर्ष नीति से तंग आ चुकी थी, इसलिए क्या करती है कि उसी समय 1754 में डुप्ले को फ्रांस वापस बुला लिया जाता है। कहाँ पे? फ्रांस वापस बुला लिया जाता है और दूसरे गवर्नर जनरल को भेजा जाता है। उसका क्या नाम था? डुप्ले की जगह किसको भेजा जाता था? गोडहू को गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। किसको? गोडहू को गवर्नर बना के भेजा जाता है। किसकी जगह? डुप्ले की जगह। गोडहू जो था वह अदूरदर्शी राजनीतिक था, उस पर भारत को पद संभालते अंग्रेज़ों के साथ समझौते के लिए वार्ताएं उसने शुरू कर दी थी। अगला प्रश्न है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? तो 1755 की पांडिचेरी की संधि में, 1753 में, अगस्त 1751 में, इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति होती है 1755 की पांडिचेरी की संधि से। ठीक है, इस समय संधि कर दी गई थी कब? 1755 ईस्वी में। 1755 ईस्वी में इंग्लैंड तथा फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध भी शुरू हो गया था। जो पांडिचेरी की संधि की गई थी उसका प्रभाव नहीं पड़ता है इस पे। अगला प्रश्न है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध का प्रभाव क्या रहा? भारतीय इतिहास पर पहला कथन कह रहा है कि भारतीय इतिहास पर दुर्गम्य प्रभाव पड़ा। भारत में आने
वाले समय अंग्रेज़ों का ही स्पष्ट हुआ, या ऐसा हुआ कि आने वाला समय अंग्रेज़ों के लिए होगा। फ्रांसीसी गवर्नर जो गोड्यू डुप्ले के स्थान पर नियुक्त किया गया था, उसने फ्रांसीसियों के पतन का मार्ग प्रशस्त किया और द्वितीय कर्नाटक युद्ध में डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना जो अंग्रेज़ों पर हावी रही, और ये सभी घटना देखने को मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसी सेनापति काउंट डी लाली ने भारत आकर किन किन क्षेत्रों पर कब्जा जमाने का प्रयास किया था, उसका सही क्रम क्या है। फोर्ट सेंट डेविड, तंजाउर, मद्रास तंजाउर, फोर्ट सेंट डेविड, तंजाउर। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा कि सबसे पहले उसने फोर्ट सेंट डेविड पे कब्जा जमाने का प्रयास किया, फिर उसके बाद तंजाउर पर प्रयास किया, फिर उसके बाद मद्रास पे प्रयास किया। ठीक है, तो जो काउंट डी लाली थी, काउंट डी लाली कब आती है यहाँ पे, तो 1758 ईस्वी में काउंट डी लाली भारत आती है गवर्नर बनकर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि काउंट डी लाली जब भारत पहुंची तब अंग्रेज़ों ने किस क्षेत्र पर कब्जा जमा लिया था। तो काउंट डी लाली को फ्रांसीसी राजा ने भेजा था, किसने, विशाल सेना के साथ। क्यों, भारत में अंग्रेजी के बढ़ते वर्चस्व को रोकने के लिए। कब ये आती है, अप्रैल 1758 ईस्वी में भारत पहुंचती है। तब तक अंग्रेज़ों ने बंगाल पर अपना अधिकार जमा लिया था। ठीक है, और बंगाल से उनकी स्थिति सुदृढ़ हो गई थी। 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने ही वाटसन के सहयोग से बंगाल में फ्रांसीसियों की महत्वपूर्ण बस्ती चंद्रनगर पर भी अधिकार कर लिया था। ठीक है, किस पे अधिकार कर लिया था, चंद्रनगर पे अधिकार किया था। कब, 1757 ईस्वी में। किसके सहायता से, तो वाटसन की सहायता से। किसने, रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, चंद्रनगर बस्ती पर अधिकार जमा लिया था इसने। ठीक है, फिर लाली ने भारत आने के बाद सबसे पहले अंग्रेज की बस्ती फोर्ट सेंट डेविड पर घेरा डाला था। यानी कि जब काउंट डी लाली सबसे पहले किस क्षेत्र पर कब्जा जमाया था, तो फोर्ट सेंट डेविड के जीतने के बाद लाली ने तंजाउर पर घेरा डाला। किस पे घेरा डाला, तंजाउर पे घेरा डाला, और यह घेरा लंबे समय तक रहा, जिसका पूरा फायदा अंग्रेज़ों ने उठाया था। अंग्रेज की एक सैनिक टुकड़ी बंगाल से तंजाउर की ओर भेजी गई। बाद में लाली ने मजबूरीवश तंजाउर पर घेरा हटाकर क्या किया कि वहाँ से वो कहाँ जाती है, मद्रास की तरफ घेरा डालने की तरफ बढ़ जाती है। यानी कि सबसे पहले फोर्ट सेंट डेविड्स के बाद तंजाउर के बाद मद्रास की तरफ वो घेरा डालने का प्रयास करती है। इसके लिए उसने हैदराबाद के, यानी कि तंजाउर पर, मद्रास पर घेरा डालने के लिए किसकी सहायता ली थी, तो काउंट डी लाली ने मद्रास पर कब्जा जमाने के लिए या घेरा डालने के लिए सहायता ली थी। किसकी सहायता ली थी, तो हैदराबाद के गवर्नर, कहाँ के गवर्नर, हैदराबाद के गवर्नर बस्सी से। किससे, हैदराबाद के गवर्नर बुस्सी से सहयोग मांगी थी। ठीक है, किससे, हैदराबाद के गवर्नर बुस्सी से सहयोग ली थी। कहाँ पर, मद्रास पर कब्जा करने के लिए। बुस्सी ने हैदराबाद छोड़ने को अंग्रेज़ों का लाभ हुआ। अंग्रेज कर्नल फोर्ड ने उत्तरी सरकार पर अधिकार कर लिया। अंग्रेज कर्नल फोर्ड ने किस पर अधिकार कर लिया, तो उत्तरी सरकार पे अधिकार कर लिया। किस पे अधिकार कर लिया, उत्तरी सरकार पे अधिकार कर लिया। उत्तरी सरकार फ्रांसीसियों को किसने दिया था, तो उत्तरी सरकार किसने दिया था, तो सलाबत जंग ने फ्रांसीसियों को उत्तरी प्रदेश उपहार स्वरूप प्रदान किया था। ठीक है, इस पर अधिकार कर लिया। इस भयावह से हैदराबाद का जो सलावत जंग था वो अंग्रेज़ों के पक्ष में हो गया। जो सलावत जंग था वो किसके पक्ष में हो गया, तो अंग्रेज़ों के पक्ष में हो गया। और उत्तरी सरकार पर किसने कब्जा जमाया था, तो अंग्रेज कर्नल फोर्ड ने जमाया था कब्जा। ठीक है, फ्रांसीसी मद्रास का घेरा डालने तो सफल रहे, परंतु बाद में खाली हाथ ही उन्हें वहाँ से भी हटना पड़ा। मद्रास के घेरे एक वर्ष बाद तक अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के बीच छोटी छोटी झड़पें होती रही। ये छोटी मोटी झड़पें इन दोनों के बीच में होती रहती थी या होती रहेंगी, आगे बढ़ती रही। धीरे धीरे क्या हुआ कि 1759 ईस्वी में अंग्रेजी सेनानायक कूक ने एक विशाल सेना के साथ मद्रास पहुंचा। कब,
1759 में अंग्रेजी सेना नायक कूक, कौन था? कूक था। अंग्रेजी सेना नायक कूक था। वो एक विशाल सेना के साथ कहाँ पहुँचता है? मद्रास पहुँचता है। ठीक है, कहाँ पहुँचता है? मद्रास पहुँचता है। ठीक, मद्रास पहुँचने के बाद 1760 ईस्वी में मद्रास तथा पांडिचेरी के बीच बंडीवास नामक स्थान पर 1760 ईस्वी में 1760 ईस्वी में पांडिचेरी, ठीक है, कहाँ पे? पांडिचेरी और मद्रास के बीच में, मद्रास और पांडिचेरी के बीच में एक स्थान था जिसका नाम था वांडीवास। उसका युद्ध होता था, यानी वांडीवास का युद्ध कब होता था? 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध होता है, जिसमें फ्रांसीसियों की बुरी तरह से हार होती है। ठीक है, फ्रांसीसी को बुरी तरह से हार होती है। फ्रांसीसी सेना बुस्सी बंदी बना लिया गया। वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना बंदी बना लिया गया। और कौन आता है यहाँ पे? मद्रास में अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था? तो कुक था। ठीक है, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी का सेनापति कुक था। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेज का सेनापति कौन था? कुक था। और इसका सेनापति, फ्रांस का सेनापति कौन था? बस्सी था। इसमें बस्सी की बहुत बुरी तरह से हार हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, और क्या होता है कि वांडीवास के युद्ध ने भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का अंत कर दिया था। ये भी क्वेश्चन बन जाएगा कि भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का अंत किसने किया था? तो वांडीवास के युद्ध से हुआ था। पूछा है ये प्रश्न कि किस युद्ध ने भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का अंत कर दिया था? तो वांडीवास के युद्ध ने। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में हुआ था। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि 1763 की पेरिस की संधि में क्या क्या प्रावधान किए गए थे? पांडिचेरी, चंद्रनगर फ्रांसीसियों को लौटा दिए गए। फ्रांसीसी भारत में सैनिक नहीं रख सकेंगे। फ्रांसीसी अंग्रेज़ों का विरोध करना छोड़ दिया। और फ्रांसीसी की पराजय ने भारत के लिए राजनयिक गुलामी का मार्ग खोल दिया था। यानी कि पेरिस की संधि के तहत तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्त हुई थी। और पेरिस की संधि कब हुई थी? 1763 ईस्वी में। ठीक है, तो यह था पेरिस के युद्ध से कर्नाटक के प्रथम, द्वितीय और तृतीय युद्ध से संबंधित घटनाएं थी जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। ठीक है।